अ, तो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट ऑफ टोपोलॉजी डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में जैसे हमने प्रोडक्ट ऑफ टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस डिस्कस किया था, तो आज हम प्रोडक्ट ऑफ क्लास ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस डिस्कस करेंगे। तो इसमें जैसे यहाँ पे लेट एक्स आई वी any non-empty class of topological spaces and consider the product x is equal to pi xi. Yeah, you can say x is nothing but it is capital I, capital pi vary over I to xi of sets xi. या इसको थोड़ा सा अगर ऐसे लिखना हो तो इट इज लाइक x1 क्रॉस x2 क्रॉस so and so. A typical element x in capital X is an array x is equal to x1 is a sequence of points in the coordinate spaces where each xi belongs to coordinates corresponding space xi. For each index I, the projection pi is defined as small pi of x is equal to xi. तो ये क्लियर हो गया कि हमारे पास जो x है उसमें xi है, तो डेफिनेटली उसमें से आपके पास x1 होगा, x2 होगा, इस तरह से पॉइंट्स होंगे। तो x1 कहाँ से आएगा? कैपिटल x1 से, और x2 आएगा कैपिटल x2 से। सो दिस इज कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट स्पेस किसका हो गया? इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट स्पेस है ये x1 x2 लाइक दिस। तो x1 कैपिटल x1 से आएगा, x2 कैपिटल x2 से आएगा। एंड प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन हमने डिस्कस किया ही था कल कि पी आई ऑफ एक्स जो आएगा वो ओनली दैट एक्स आई आएगा। मीन टू से दैट अगर हम पी वन ऑफ एक्स करेंगे तो एक्स वन आएगा, और पी थ्री ऑफ एक्स करेंगे तो पी एक्स थ्री आएगा। पी टेन लेंगे, अगर टेन ऑफ एक्स आई आएगा तो एक्स टेन आएगा, लाइक दिस। नाउ defining the product topology on X, we a B topology generated by the set of all projections। तो जैसे कल भी लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था किस तरह से प्रोजेक्शंस एक टोपोलॉजी को जनरेट करती हैं। जनरेट इन द सेंस कि वहां पे ओपन बेस बनेगा, और ओपन बेस जो बना था वो पी इनवर्स ऑफ जी वन और पी वन इनवर्स जी वन आया था, और पी टू इनवर्स जी टू आया था। तो वो डेफिनेटली वो ओपन सेट्स थे, तो वो जनरेट कर रहे थे उस टोपोलॉजी। तो यहाँ पे वही डिस्कस कर रहा है कि दिस प्रोडक्ट टोपोलॉजी is generated by set of all projections. This means that product topology is generated by the set S, class S of all inverse images in X of open sets in Xi, that is the class S of all subsets of X of the form S is equal to Pi inverse of Gi। वही बात आ गई जो मैंने आपको बोला कि दैट इट विल बी P इनवर्स ऑफ G1 एंड P2 इनवर्स ऑफ G2। इसी तरह से P इनवर्स
P3 इनवर्स ऑफ G3, और डेफिनेटली ये G1 जो होगा वो X1 का ओपन सेट होगा, ये G2 जो होगा वो X2 का ओपन सेट होगा, ये G3 जो है वो ओपन सेट होगा X3 का, लाइक दैट and where xi is any index and gi is any open subset of xi. So it is easy to see that S can also be described as a class of all products of the form capital S is equal to is a product capital Pi of Gi. It means that is a product of Gi. अब definitely अगर जो S है, एस में सारे के सारे एलिमेंट किस तरह के हैं, पी आई इनवर्स ऑफ जी आई है, और सारे जी आई जो हैं वो ओपन सेट हैं इन एक्स आई। तो बोलते हैं ये जो एस है, एस को हम प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल पाई आई ऑफ जी आई की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स दैट ये भी अपना किस तरह से ले सकते हैं, G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 लाइक दिस। और डेफिनेटली अगर हम x की बात करें तो x भी आपका X1 क्रॉस X2 क्रॉस X3 फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो अब इसको डिस्कस करते हैं कि सारे ये G1 G2 आएंगे या कुछ और है। आगे क्या लिखा है देखो कि वेयर Gi इज ए ओपन सबसेट ऑफ xi, क्लियर हो गया, विच इक्वल्स xi फॉर ऑल i, और ये जो Gi होगा इज इक्वल्स xi फॉर ऑल i बट 1, एक को छोड़ के। इट मीन दैट इसको ऐसे नहीं है, इसका मतलब ये है इसका कि X1 क्रॉस X2 क्रॉस G3 क्रॉस X4 लाइक दिस, ये मतलब है इसका। देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि S इज इक्वल टू पी आई ऑफ जी आई वेयर जी आई इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स आई, क्लियर हो गया, विच इक्वल्स एक्स आई फॉर ऑल आई। ये जो जी आई है ये डेफिनेटली इक्वल टू एक्स आई है, पर एक को छोड़ के, वट 1। तो यहाँ पे देखो मैंने G1 को क्या मान लिया, X1 नहीं मान लिया, पूरा मान लिया, और G2 को X2 मान लिया, लेकिन जो G3 था उसको G3 रखा, G4 X4 के बराबर, इस तरह से। यस, अपेक्षा इज क्लियर है। यस सर। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि अब वो जो एस को है वो किस तरह से डिफाइन कर रहा है। अब डेफिनेटली ये एस जो है वो, ये जो एस है वो इस एक्स के लिए ओपन बेस का काम करेगा, तो ओपन बेस भी कुछ इस तरह का ही होना होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से द क्लास एस इज कॉल्ड डिफाइनिंग ओपन सब बेस, क्लियर। इसी को एस को क्या बोलेंगे, ओपन सब बेस बनेंगे। पर इस लाइन को समझ लेना है आपने कि क्या लिखा है, जी आई इज अ ओपन सबसेट ऑफ एक्स आई विच इक्वल्स एक्स आई फॉर ऑल आईज बट 1, मतलब 1 को छोड़ के, ठीक। तो एस इज कॉल्ड डिफाइनिंग ओपन सब बेस फॉर प्रोडक्ट टोपोलॉजी and the class of all complements of sets in S, namely the class of all products of the form। आप बोलते हैं कि अगर डेफिनेटली इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उस कॉम्प्लीमेंट को क्या बोल रहा है ये, कि उसको हम बोलेंगे कैपिटल पाई आई एफ आई। जो जहां जी आई था वो एफ आई हो गया, इसका मतलब ये जी आई ओपन होगा तो ये एफ आई क्या होगा, यस, सुहानी क्या होगा, कैपिटल एफ आई क्या होगा,
अपेक्षा क्लोज्ड। क्लोज्ड होगा, क्योंकि ये ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्लोज्ड बन जाएगा। तो वही लिखा है, द क्लास ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉर्म कैपिटल पी आई एफ एफ आई। तो कैपिटल पी आई की जगह मैं पाई यूज कर रहा हूँ, कैपिटल पाई का मतलब प्रोडक्ट ही होता है। तो वेयर एफ आई इज क्लोज सबसेट ऑफ एक्स आई विच इक्वल्स टू एक्स आई फॉर ऑल एफ आई बट वन। तो फिर वही बात कर रहा है कि ये जो अगर आगे लिखा जाएगा, सो इट विल बी लाइक x1 क्रॉस x2 क्रॉस f3 क्रॉस x4 प्लस सो सो। सारे के सारे f1 जो होगा वो x1 के बराबर होगा, f2 जो होगा x2 के बराबर होगा, लेकिन जो f3 है वो f3 ही होगा, और f4 जो वो x फिर x5 इस तरह से। जरूरी नहीं मैंने यहाँ पे 3 ली तो यहाँ 3 होगा, कुछ यहीं कुछ और भी हो सकता है। तो इस तरह से ये डिफाइंड होगा। सो डेफिनेटली जो अपना ऊपर डिफाइनिंग ओपन सब बेस था, तो ये जो एफ वाला है तो ये डिफाइनिंग क्लोज सब स्पेस हो जाएगा। इज कॉल्ड डिफाइनिंग क्लोज्ड सब बेस। द ओपन बेस जनरेटेड बाय एस। अब ओपन सब बेस क्या करता है? ओपन बेस बनाता है। तो अब ओपन बेस कैसे बनता है? सब बेस के एलिमेंट्स का हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन से जो एलिमेंट्स बनते हैं, सारे एलिमेंट्स की अगर आप इसका लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसमें हमने एक सब बेस लिए थे और सब बेस से कैसे ओपन बेस बनाते हैं वो हमने सीखा था। तो ऑब्वियस है वहां पे फाइनाइट इंटरसेक्शन से जो सेट्स बनते हैं तो उससे ओपन बेस बनना चाहिए। अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन से जो सेट्स बनेंगे अगर वो ओपन बेस का काम करेंगे तभी वो ओपन सब बेस होगा। अगर नहीं बनता तो फिर ओपन सब बेस नहीं। अगर सब ओपन सब बेस है तो डेफिनेटली उसकी फाइनाइट इंटरसेक्शन से जो नया सेट बनेगा वो ओपन बेस बनेगा। ठीक। तो वो वीडियो एक बार आप चेक भी कर सकते हैं कि ओपन सब बेस से या क्लोज सब बेस से ओपन बेस या क्लोज बेस कैसे बनता है। तो यही लिखा आगे, द ओपन बेस जनरेटेड बाय एस दैट इज द क्लास ऑफ ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ इट्स सेट्स। ये जो डेफिनेशन लिख दी इसने यहाँ पे कि ओपन बेस कैसे बनता है, जितने भी उस एस के अंदर क्लास होगी, जितने होंगे उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन लेके जो नई सेट्स बनेंगे वो इसका ओपन बेस बनेगा। इज कॉल्ड डिफाइनिंग ओपन बेस फॉर द प्रोडक्ट टोपोलॉजी, and it is evidently the class of all products of form product of the form pi gi, where gi is the open subset of xi which equal to xi for all but a finite number of i's। अब देखो ये नई चीज बोल दी इसने कि the class of open products of gi pi into pi of pi gi, where gi is open subbase of xi which equal to xi for all but finite number of i। जैसे यहाँ पे ऊपर हम वन ले रहे थे, कोई एक वन ओनली वन की बात कर रहे थे, वो यहाँ पे अब ये बात कर रहे हैं कि फाइनाइट नंबर हो सकता है। तो इसमें हो सकता है दो चेंज हो जाए या तीन हो जाए। इट मीन दैट जब हम प्रोडक्ट लेंगे पी ऑफ क्या कैपिटल पाई लिखता हूँ मैं इसको, कैपिटल पाई ऑफ आई जी आई आएगा। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि हो सकता है कि x1 क्रॉस g1 क्रॉस g2 हो जाए, फिर x3 हो जाए, फिर हो सकता है कि g4 आए, फिर सो लाइक दैट। तो इट मीन दैट इसमें पहले हम बोल रहे थे कि ओनली एक ही जी आई होगा, बाकी जी आई जो हो गए वो फुल स्पेस के इक्वल हो जाएंगे। जी वन, जैसे जी वन यहाँ पे x1 के बराबर हो गया,
G3 जो वो X3 के बराबर हो गया। इस तरह से बाकी G1 G2 G1 ही रहा G2 जी, तो इस तरह हो रहा है। इट इज व्हाट ए finite number of i's. So it should be clearly understood that the unrestricted product of open sets in coordinate spaces need not be open in the product topology. अब यहाँ पे एक नई चीज बोल दी कि अगर इस तरह का लिखेंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया, क्योंकि पहले रिस्ट्रिक्ट किया कि एक ही आपने जी ओपन लेना है, बाकी आपने फुल स्पेस लेने हैं। अगर आप यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड कर देंगे तो ये ओपन ही रहेगा, नीड नॉट बी ओपन इन द प्रोडक्ट टोपोलॉजी। तो अगर ओपन नहीं रहेगा तो फिर वो ओपन बेस नहीं बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज ए कन्वीनियंट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस डिफाइनिंग ओपन बेस is the is a typical one of its sets consisting of all points x is equal to xi in the product, such that the ith component, ith coordinate xi is the required to lie in the open subset gi of xi for a finite number of i's, all other coordinates being unrestricted. तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे क्योंकि स्टूडेंट्स अगर ये प्रोडक्ट जैसे हो रहे हैं ना, तो x1 क्रॉस x2 ऐसे हैं, जैसे दो के लिए ले लेते हैं या तीन के लिए लेते हैं। तो ये है तीन। मान लो कि यहाँ पे हम इंटरवल ले लेते हैं x1 की जगह, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 1,3 इंटरवल ले लिया। क्रॉस ओपन लेने तो ओपन सेट ओपन इंटरवल ले लिए मैंने। यहाँ पे मान लो यहाँ ले लिया 4,6 ले लिया मैंने, और यहाँ पे ले लिया 7,8। ठीक। अब जब इसका एलिमेंट्स लिखा जाएगा तो डेफिनेटली फिर एक एलिमेंट इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा। तो x1, x2, x3 टाइप आएगा। तो यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे 1.5 आ गया, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ 5 ले लेते हैं। और इसमें से लेना है 7 और 8 के बीच में, तो 7.5 ले लिया। इस टाइप के एलिमेंट्स बनेंगे। तो ये जो बात कर रहा है यहाँ पे, ये जो एलिमेंट की बात कर रहा है कि एक्स जो लेना है वो इस तरह का होगा, वो टुपल्स वाइज होगा। तो एक एक्स आई जो है वो हमने जी आई से ले लिया, x2 G2 से हो जाएगा, है ना। और ये फनाइट नंबर हो सकता है कि उसमें बीच में कुल एक्स जो है वो फुल स्पेसिस हो, अनरिस्ट्रिक्टेड हो। क्योंकि फुल स्पेस का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने जैसे मान लो कि मैं 2D के लिए जैसे हमने बात करी थी, तो ये पूरा x1 स्पेस है, ये x2 स्पेस है। तो x2 स्पेस में हमने रिस्ट्रिक्टेड यहाँ पे लगा दी कि ये G1 है, तो G1 से लेना एलिमेंट, पूरे पूरे से नहीं लेना है। ये G2 हो गया तो G2 से एलिमेंट लेना है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट बनेगा x1, x2। ठीक। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगी कि एक एलिमेंट इधर से आया और एक इधर से आया। हाँ, अगर अब 3D में बनाना या 4D में बनाना मुश्किल है, यहाँ पे दो के लिए तो समझना मुश्किल इजी है। अगर यहाँ पे मैं एक को रिस्ट्रिक्टेड करता हूँ, ये आपका x1 है, ये G1 है, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी x2 के ऊपर, तो यहाँ पे तो यहाँ से तो x1 आ गया। अब यहाँ पे तो कहीं से भी x2 आ सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से कहीं से अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया ना। x2 आपका कहीं से भी आ सकता है। अगर हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दें, जैसे यहाँ लगाई थी कि इसके बीच में ही आना है कहीं ना कहीं। आई होप यू अंडर, यस, अपेक्षा समझ आया ये चीज। यस सर।
तो लाइक दिस। तो यहाँ से प्रोडक्ट टोपोलॉजी में अभी तक क्या समझा हमने? हमने समझा कि प्रोडक्ट करना है हमने, तो प्रोडक्ट के बाद x1 क्रॉस x2 x3 तो बन गए, पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने उसका ओपन बेस कैसे बनना है। ओपन बेस हमने डिस्कस किया कि ओपन बेस जो है वो उसमें जो इनवर्स इमेजेस ऑफ ओपन सेट्स होती हैं प्रोजेक्शन के द्वारा, तो उससे बन जाता है। तो फिर हमने बोला कि नहीं, इसको हम ओपन बेस जो है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैपिटल एस एस इज इक्वल टू कैपिटल PI GI के फॉर्म में। फिर हम उसमें हमने जो प्रोडक्ट लिखा उसमें हमने ये लगाया कि कुछ जो ओपन सेट्स होंगे वो तो फुल स्पेस हो जाएंगे, और फुल स्पेस आपको पता है कि वो क्लोज्ड भी होता है और ओपन भी होता है। और कुछ स्पेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ओपन के लिए, और उसी तरह से फिर क्लोज्ड के लिए डिस्कस किया। तो आई होप ये आपको ये थोड़ा सा समझ आया होगा। तो आगे ये बोल रहा है कि इस तरह से हम पॉइंट्स ले लेंगे। आगे देखो, ये एग्जांपल भी इसने फिगर भी बना के दिया है कि when the product of a non-empty class of topological space is equipped with the product topology defined in the above paragraph, it is also called a product space। तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी को प्रोडक्ट स्पेस भी बोल देते हैं। It should be clear from the theorem 18E जो हमने पहले डिस्कस करा था थ्योरम। Then the definition that all projections of a product space onto its coordinate space are automatically both continuous and open। ठीक। ये 18.3 वही है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो अगर जी आपका ओपन इन वाई है, फंक्शन आपका F(x)(y) है, और जी ओपन इन वाई है, तो F इनवर्स ऑफ जी ओपन इन एक्स होगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रोजेक्शंस ऑफ ए प्रोडक्ट स्पेस ऑन टू इट्स कोऑर्डिनेट स्पेस x1 x2 इनकी बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बोथ कंटिन्यूस एंड ओपन हो। अब ये देखो, यहाँ पे एक स्पेस दिया भी है कैपिटल एस की जो मैं बात कर रहा था। तो कैपिटल एस, लाइक वी कैन राइट लाइक दिस। ये तो S इज इक्वल टू x1 क्रॉस x2। यहाँ पे देखो G3 जो है वो G3 रखा है, लेकिन बाकी फुल स्पेस लिए हैं। ओके, सो we conclude this section by analyzing an example with we hope will increase the reader's capacity to see the structure of the product spaces. Let the index set I consisting of all real numbers I in the closed unit interval 0, 1. The I is considered as a set of without any structure. Now let each xi has have attached to it a topological space xi, and let each xi be a replica of closed unit closed unit interval 0, 1 with the usual topology. Now the resulting space x is equal to pi xi is illustrated in the figure 24। तो यहाँ पे फिगर में जैसे सिलेक्ट किया है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्लोज इंटरवल 0 to 1 लिया, और इसके अंदर कितने रियल नंबर्स होंगे, इन्फिनाइटली मैनी रियल नंबर्स होंगे, तो उनकी हमने कोई नंबर हर कोई ये दे दिया। ठीक। तो हर यूनिट सर्कल जो मान लो, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कोऑर्डिनेट स्पेस है, ये मान लो x1 है, उसी तरह से इस तरफ भी अपना कोऑर्डिनेट स्पेस है। तो इस पॉइंट के आगे क्या डिस्कस आगे लिखा है इसमें कि
the base of this figure is index set I, and each vertical cross section represents a coordinate space xi attached to the index at its base. तो हर वर्टिकल क्रॉस सेक्शन पे coordinate space xi attached to a index at its base, and an element of the product space x is an array of points on of which lie in each xi. Such an element is essentially is a function if we define a function with its graph defining on I the values in the closed unit interval. We can now visualize a following typical set in the following open base for product topology. We choose a finite set of indices I1, I2, I3, and for each of these we choose an open set on the vertical segment above it, and our basic open sets that consist of all functions in X whose graphs cross each of these vertical segments within the given open set on that segment. In the figure F belongs to our basic open set and G does not. The product, तो यहाँ पे देखो, यहाँ फिगर में देखो आप कि यहाँ पे ये ओपन सेट ये है हमारे, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओपन सेट है, ये ओपन सेट है यहाँ पे इस तरह से। तो इसमें देखो एफ सब क्रॉस कर रहा है इन सबको, बट ये जी क्रॉस नहीं कर रहा है। इन दोनों को तो इसने टच क्रॉस किया, बट इन इसको टच ही नहीं किया इसने। तो दैट्स मीन जी आपका जो जी होगा वो दैट नॉट बिलोंग्स टू ओपन बेस। सो product topology on any product space can be visualized in a similar way. So all one has to do is imagine to the coordinate spaces as a fibers. Coordinate space ऐसे एक लाइन की तरह मानना पड़ेगा, and each attached to a specific element of the index set. Fiber समझ रहे हो ना, एक कोई thread, and the resulting mental image of product space will be then look something like a bundle of fibers and perhaps a bed of reeds growing in the pound। जैसे होता है ना कि छोटे छोटे पाउंड्स में ऐसे पौधे उगे होते हैं, तो नीचे से लेके ऊपर तक एक एक फाइबर जैसा दिखता है, उनकी जो रूट्स होती हैं, लाइक दैट। तो है भी कुछ इस तरह का कंसेप्ट ना स्टूडेंट्स की। अब डेफिनेटली है कि अगर मेरे को मैं आपको बोलूं कि ए के पास आपके पास 1 और 2 एलिमेंट है, और बी जो अपना 3 और 5 है। अगर मैं आपको क्रॉस बोलूं तो क्रॉस निकालना तो बड़ा इजी है कि 1 3 1 5 और 2 3 2 5, ये तो बड़ी बच्चों वाली बात है। पर यहाँ पंगा ये है कि यहाँ पे ए नहीं है ना, यहाँ पे तो हमारे पास ए की जगह क्या है, पूरा स्पेस है और ओपन इंटरवल्स हैं। अब स्पेस उसमें पूरी रियल लाइन है, तो उसमें भी अगर जी को अगर थोड़ी के लिए हम ओपन इंटरवल ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे हमने ले लिया 1 0 से लेके 1 तक ले लिया, और वी अपने ले लिया कि -1 to 0 ले लिया, फिर उसका क्रॉस निकालना है। तो आप खुद ही सोचो कैसे बनेगा क्रॉस, कैसे अपने इसको, ये डेफिनेटली ओपन इंटरवल यहाँ पर 0 से लेके यह तक आ गया। अब यहाँ पे बी आपका इस पे डिफाइन करना पड़ेगा, तो वो -0 से लेके ये आपका ऐसे जाएगा, और ये अपना ऐसे बनेगा एक इस तरह से। तो
आई थिंक कि जब आप 2D में तो ठीक है, जब 3 में करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हम थोड़ा इसको सोच ही सकते हैं, बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो दैट्स वाई ये प्रोडक्ट टोपोलॉजी हमने ये डिस्कस करा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब ये जो नेक्स्ट अपना थ्योरम है, जैसे इसमें देखो इस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं कि इफ open interval ai comma bi is a bounded open intervals on a real line for each I varies from 1 to n, then subset of r raised to power n defined by अब ये प्रोडक्ट है देखो पी आई। अब आर रेस्ट टू पावर एन बनाना है तो डेफिनेटली ये कैपिटल आई, ये इस तरह से कैपिटल आई हो गया आपके पास। कैपिटल आई इज वेरीज फ्रॉम 1 to n, 1 से शुरू होगा और आई इक्वल टू एन तक जाएगा। अब आप खुद ही सोचो इसको कि अगर हम दो एलिमेंट्स के लिए भी करेंगे तो कुछ इस तरह बनेगा A1 B1 क्रॉस A2 B2 क्रॉस सो और लास्ट जाएगा ये AN, BN तक। अब इससे जो एलिमेंट लेना तो कोई एक एलिमेंट लेना यहां से, जो x1 ले लिया, इधर से x2 ले लिया, इधर से ऐसे करते करते xn ले लिया। तो ये लिखा हुआ है इसने कि इस तरह से हमने हर, ये जो x1 है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, एक्स आई लाइज बिटवीन AI, BI फॉर ईच। तो डेफिनेटली x1 जो होगा A1 B1 के बीच में होगा, x2 A2 B2 के बीच में होगा। तो आप खुद ही सोचो कि A1 B1 के अंदर कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे ओपन इंटरवल, उसमें से एक लेना है कोई। तो जैसे बोल रहा ना कि हर इंडेक्स के लिए एक मिलेगा, तो कितने, तो इस तरह से तो बहुत ज्यादा इसमें एलिमेंट्स होंगे। और इसी को क्या बोलेंगे, ओपन रेक्टेंगल। इट इज कॉल्ड ओपन रेक्टेंगल इन आर रेस टू पावर एन। और ए क्लोज्ड रेक्टेंगल इज डिफाइंड सिमिलरली एज ए प्रोडक्ट ऑफ एन क्लोज इंटरवल। तो ऑब्वियस है कि जब हम क्लोज इंटरवल डिफाइन करेंगे तो उसमें जो अपना कैपिटल पाई आई होगा वो वेरीज फॉर 1 to n, और जहां पे हमने ओपन इंटरवल लिया वहां पे क्लोज इंटरवल ले लेंगे, बस इतना ही फर्क होगा। उसमें भी एलिमेंट्स अपने x1 x2 xn इस तरह से आने। तो वेयर ईच xi इज इक्वल टू, फर्क आएगा कि यहाँ पे ये इक्वल टू भी हो सकता है ना। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। कल इसके ऊपर हम एक थ्योरम करेंगे, जनरलाइज हीन वोरल थ्योरम। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।